जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सार रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी 8 संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि PFI क्या है और इस पर 5 साल के लिए इस पर बैन क्यों लगाया गया है और इसके 8 सहयोगी संगठन कौन कौन से हैं, किस प्रकार से यह जो संगठन है वह हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा था और इस पर सरकार ने क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस पूरे वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग से किस प्रकार से पैसे को वापस हमारे देश में जो ब्लैक मनी होती है उसको वापस लाया जाता है, ज़कात क्या होता है और हवाला का जो पैसा होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाल ही में सरकार ने PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया है। टेरर फंडिंग के आरोप में 8 और सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। मतलब PFI और इसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस एक्ट के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो हमारे देश में एक कानून है UAPA 1967 का जो कानून है उसके तहत ये प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो PFI है उसकी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म भी होती है। तो आप यहाँ पर चित्र में इसको देख सकते हैं और ये चित्र में आप NIA को देख सकते हैं। NIA और ED जो वर्तमान में न्यूज़पेपरों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से NIA और ED देश में लगातार छापे मारते जा रही है और बड़े बड़े खुलासे सामने आते जा रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि PFI पर भी टेरर फंडिंग के आरोप में और उसके 8 सहयोगों पर भी क्या कर दी गई है, कार्रवाई कर दी गई है और 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं आगे कि ये खबर क्या है। ठीक है, क्या हुआ है दोस्तों कि 28 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने PFI को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया है। और कौन से कानून के तहत? तो हमारे देश में एक कानून है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत कितने साल का, 5 साल के लिए संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसने? गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि यह जो संगठन है वह स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ इसके संबंध है। इस बात का हवाला देते हुए कि जो PFI है उनका इन संगठनों से क्या है, संबंध है और उसी आधार पर इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे कहा गया कि संगठन जो है वह देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए भी हानिकारक था, इसलिए इस पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। जो सरकार ने सरकारी गजट जो जारी किया है, जो अधिसूचना जारी की है, उसमें सरकार ने इन बातों का उल्लेख किया है। PFI के अलावा भी 8 सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो हम उनको भी देख लेते हैं। तो कौन कौन से संगठन है? पहला है रिहेब इंडिया फाउंडेशन, दूसरा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहेब फाउंडेशन और इसी प्रकार के संगठनों पर क्या लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि ये भारत का राजपत्र, ये सरकारी गजट है जिसमें इस जो प्रतिबंध लगाया गया है इसकी सूचना दी गई है। गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी सूचना दी गई है। सरकार ने बैन लगाने के पीछे की क्या वजह बताई? सरकार ने कहा कि PFI और इससे जुड़े हुए संगठन गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ये गतिविधियां देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बन रही थी। इन संगठनों की गतिविधियां देश की शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा बन सकती है। PFI और इससे जुड़े संगठन देश में आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। PFI ने अपने सहयोगी और फ्रंट बनाए और इसका मकसद समाज में युवाओं, छात्रों, महिलाओं, इमामों, वकीलों और कमज़ोर वर्गों के बीच पेठ बिठाना था।
इस पेट बढ़ाने के पीछे पीएफआई का एकमात्र लक्ष्य अपनी मेंबरशिप बढ़ाना, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इन छात्रों को, महिलाओं को, वकीलों को, कमज़ोर वर्ग के लोगों को और युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना, अपने प्रभाव में लाना और इन सब के जरिए क्या करना, फंड जुटाने की कोशिश करना। तो इन सब वजहों के कारण ही सरकार ने क्या किया है, पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस पीएफआई पर जो भी ऑपरेशन चलाया गया था इसके खिलाफ, उसको क्या कहा गया है, ऑपरेशन ऑक्टोपस का नाम दिया गया है। जांच एजेंसियों ने 2 राउंड में ताबड़तोड़ छापे मारे। ठीक है, पहला जो राउंड था उसमें 22 सितंबर को उन्होंने क्या किया कि एनआईए ने पीएफआई पर छापेमारी की। उसमें लगभग 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया और संगठन के प्रमुख ओमा सालम भी अरेस्ट किए गए। फिर अगली जो दूसरा राउंड था उसमें 27 सितंबर को 8 राज्यों में पीएफआई के 172 से ज़्यादा, लगभग 200 हो चुके हैं अब तो, उनसे कार्यकर्ताओं को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। और अधिसूचना में केंद्र ने कहा कि पीएफआई कई आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल है और बाहर से धन और वैचारिक समर्थन के साथ देश के संवैधानिक अधिकार के प्रति अनादर दिखाता है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। इन्हीं आधारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम देखें कि 11 राज्यों में पीएफआई के 106 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। तो कहाँ कहाँ से, तो केरल से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पुदुचेरी और राजस्थान। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पीएफआई है उसकी जो स्थापना हुई थी वो दक्षिण भारत में हुई थी, केरल और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई थी, लेकिन उसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, वर्तमान में दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके आगे हम पीएफआई के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इसको क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन को ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया गया था। अब अगर हम देखें कि जो ये पीएफआई है यह किन किन देशों में एक्टिव है, अगर हम देखें तो सऊदी अरब, ओमान, तुर्की, बहरीन, मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कुवैत। दोस्तों ये जो हमारे पड़ोसी देश है, जो भारत के पड़ोसी देश है और जो इस्लामिक कंट्रीज़ है, इनमें संगठनों का बताया जा रहा है कि ये एक्टिव है। ये दैनिक भास्कर की एक कटिंग है, उससे हमने लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें कि जो हाथरस गैंगरेप केस के बाद मॉरिशस से यूपी में पीएफआई को रुपए भेजे गए थे, ऐसी न्यूज़ सामने आई थी, ऐसी खबरें सामने आई थी। नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते फंडिंग के मामले भी सामने आए हैं। संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी फंडिंग के मामले सामने आए हैं। तो हम देखते हैं कि जो पीएफआई उसको फंडिंग किस प्रकार से मिलती है। तो जो पीएफआई होती है उसको ज़्यादातर फंडिंग कहाँ से मिलती है, इसकी सदस्यता फीस और जकात के माध्यम से होती है। दोस्तों जो जकात होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का धार्मिक दान होता है जो शरीयत में लिखा गया है कि जो भी मुस्लिम भाई होते हैं उनको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान में देना चाहिए। उसी को क्या कहा जाता है, जकात कहा जाता है। जो खाड़ी देश है और इस्लामिक कंट्रीज से जकात के नाम पर पीएफआई को बहुत बड़ी मात्रा में क्या आता है, फंड मिलता है। और जो पीएफआई के पदाधिकारी होते हैं वो लगातार इन खाड़ी देशों में क्या करते रहते हैं, ट्रेवल भी करते रहते हैं। इसके अलावा कई बार हवाला चैनल्स के जरिए भी फंड की उगाही की जाती है। हवाला के जरिए का मतलब दोस्तों क्या होता है कि ऐसा पैसा जो कहीं पर लोगों ने छुपा कर रखा हो और बाहर से जो फंडिंग होती है उसी को क्या कहा जाता है, हवाला के जरिए, जिस पैसे की कोई जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से इस पीएफआई को फंडिंग मिल रही थी, जिसका बाद में खुलासा हुआ। ठीक है, अगर हम पीएफआई की बात करें तो इस पर कई बार आरोप लगते रहे हैं लेकिन वो प्रूफ नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार जो हमारी ईडी ने और एनआईए ने जो रेड मारी है उसमें बहुत सारे सरकार को सबूत मिले हैं, उसके बाद ही इस पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। अब हम जान लेते हैं कि ये पीएफआई आखिर होता क्या है। इस चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों, इनकी कुछ इस प्रकार की यूनिफॉर्म भी होती है। पीएफआई जो संगठन में जो रहते हैं, जो पीएफआई क्या है दोस्तों, भारत का एक चरमपंथी इस्लामिक गठबंधन था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कब बना, 22 नवंबर 2006 को बना, जब इसमें 3 संगठन मिल गए। कौन कौन से, केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट मिला, दूसरा इसमें कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तीसरा तमिलनाडु का मनीता नीति परसाई जो एक संगठन था। ये तीनों आपस में मिलकर इन्होंने किसका निर्माण कर दिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का निर्माण कर दिया।
दोस्तों जो ये पीएफआई है, इससे पहले हमारे देश में 1977 में एक संगठन था, सिमी करके एक संगठन था। तो जो वो संगठन था, सिमी संगठन था, उसको 2006 में सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसी के बाद इस पीएफआई संगठन का निर्माण हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि वही जो सिमी संगठन था उसी का यह क्या है, रिलेटेड संगठन है। ठीक है। पीएफआई खुद को क्या बताता है, गैर लाभकारी संगठन बताता है, एक एनजीओ अपने आप को बताता है। यह संगठन शुरुआत में दक्षिण भारत के राज्यों में ही सक्रिय था, लेकिन अब यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में इसका विस्तार हो चुका है। मतलब ये संगठन अपनी शाखाएं बढ़ाते ही जा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारी जानकारी समझ में आई कि ये पीएफआई क्या होती है और पीएफआई पर सरकार ने प्रतिबंध क्यों लगाया है, क्योंकि उसके कनेक्शन कई बाहरी देशों से भी हमको देखने को मिले। और हमको ये भी देखने को मिला कि ये जो संगठन है वो गैर कानूनी रूप से कई बाहरी देशों से क्या कर रहा था, फंड प्राप्त कर रहा था। और क्या कर रहा था, हमारे देश में जो युवा है, महिलाएं, इनको भड़काने का भी काम कर रहा था। ऐसी न्यूज़ें सामने आई है। इसी आधार पर क्या किया गया है, इसको प्रतिबंध किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, हवाला क्या होता है और ज़कात क्या होता है। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है कि दुनिया भर में कई गिरोह मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं। और अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए, फर्जी निवेश करने के लिए और खर्च दिखाने के लिए क्या करते हैं, ब्लैक मनी को गलत तरीके से दूसरे देश ले जाते हैं और फिर गैर कानूनी तरीके से उसी पैसे को अन्य दूसरे रास्ते से वापस देश में लाने के लिए जो गिरोह बना हुआ रहता है वो अच्छे तरीके से काम करता है। और ये गिरोह बड़ी चालाकी से क्या करते हैं, काले धन को सफ़ेद में बदल देते हैं और बदले में ब्लैक मनी का कुछ हिस्सा भी उनको मिल जाता है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग टैक्स बचाने, काले धन को छिपाने, आय का स्रोत नहीं बताने और ब्लैक मनी को सफ़ेद करने की एक गैर कानूनी प्रक्रिया है। कैसे होती है मनी लॉन्ड्रिंग? अगर हम बात करें तो गैर कानूनी तरीके से जो भी पैसा कमाया जाता है, सबसे पहले तो उसको क्या किया जाएगा दोस्तों, एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग का जो काम करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फर्जी कंपनियों के जरिए उस केस को उन देशों में भेज देते हैं जहां पर टैक्स से जो जुड़े नियम होते हैं वह आसान होते हैं। फिर इसके बाद इन्हीं फर्जी कंपनियों के द्वारा क्या करते हैं, फंडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर क्या करते हैं, वापस इसको भारत में इन्वेस्ट किया जाता है। और एजेंट इन पैसों को अकाउंट में इतनी चालाकी से दर्शाते हैं कि जांच एजेंसियों को उनका कोई पता भी नहीं चलता है। तो यह जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो गिरोह होता है वो बड़ी ही चालाकी से जो ब्लैक मनी होता है, जो छुपाया हुआ पैसा होता है, उसको आसानी से ऐसे घुमा फिरा कर वापस हमारे ही देश में क्या कर देता है, इन्वेस्टमेंट के जरिए उस पैसे को मार्केट में पहुंचा देता है। दोस्तों जो ब्लैक मनी होती है उसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, महंगाई पर पड़ता है। और इस ब्लैक मनी के जब मार्केट में ये पैसा घूमता है तो सरकार को इसकी कोई खबर नहीं होती है और कब चीज़ों की कीमत इतनी बढ़ जाती है इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। अब हम देख लेते हैं कि ये हवाला क्या होता है। दोस्तों हवाला भी सामान्य भाषा में अगर हम इसको समझे तो क्या होता है, जो पैसों का हेरफेर होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, हवाला कहा जाता है। हवाला पैसों को ट्रांसफर करने का एक अनौपचारिक तरीका है जिसमें पैसे भौतिक रूप से ट्रांसफर नहीं होते हैं, मतलब फिजिकल रूप से पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं, लेकिन हवाला को जो पैसे मूवमेंट के बिना मनी ट्रांसफर भी कहा जाता है। कभी कभी इसे अंडरग्राउंड बैंकिंग भी कहा जाता है। फिर अगर अब बात करें जकात क्या होता है दोस्तों, तो जकात एक प्रकार का धार्मिक क्या होता है, दान होता है। जैसे कि शरीयत में जकात उस माल को कहते हैं जिसे इंसान अल्लाह के दिए हुए माल से उसके हकदारों के लिए निकालता है। इस्लाम की शरीयत के मुताबिक हर एक समर्थित मुसलमान को साल में अपनी आमदनी का 2.5% हिस्सा गरीबों को दान में देना चाहिए। इस दान को जकात कहा जाता है। और जो भी हमने देखे थे अभी कि विभिन्न देशों में जो खाड़ी वाले देश है वह जकात के नाम पर इन संगठनों को बड़ी मात्रा में क्या देते हैं, दान देते हैं जकात के नाम पर। तो दोस्तों यहाँ पे उम्मीद है आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप पीएफआई के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे और पीएफआई पर सरकार ने क्यों प्रतिबंध लगाया है इसको भी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों इसी प्रकार की खबरों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।